अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मंडे भी है, वीकेंड आप लोगों का उम्मीद है कि अच्छा गुजरा होगा। वेदर की बात करें तो वेदर आज भी अच्छा है, वैसे उस तरह से गर्मी नहीं है जिस तरह से होती है। और आज तो वैसे बारिश की प्रेडिक्शन भी थी। देखिए कि बादल तो आए हुए हैं, हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में बारिश हो भी हाँ, जाए। जिस तरह अब मुझे लग रहा था कि गजल ये कहेंगे कि जिस तरह से गर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की गर्मी नहीं थी, लेकिन कल के दिन में काफी ज्यादा गर्मी लोड शेडिंग भी थी। हाँ, और लोड काफी शेडिंग ज्यादा बहुत हुई कल। गर्मी भी थी। और क्योंकि एक तो मौसम गर्म होता है, उसके बाद सितम जरीफी ये होती है कि वापडा वाले लाइट भेजना भी भूल लाइट जाते हैं। और रात को भी बहुत ज्यादा लाइट जा रही थी। अब पता नहीं कौन कौन से एरिया में ऐसा था, लेकिन हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा लाइट जा रही थी। मरी का मौसम कैसा है? मरी का मौसम बहुत ही हसीन होगा ना मौसम? हसीन और जमील। हाँ, क्योंकि जब यहाँ बादल होते हैं तो जैसा वहाँ तो लाहौर शायद वाले automatically- कहते हैं ना कि बादल वहाँ पे जमीन पे थे, तो वहाँ पे धुंध का राज होता है मानसून के वेदर में। तो बड़ा ही जबरदस्त मानसून का वेदर होता है। हाँ, अगर आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज्यादा गर्मी होगी या फिर बारिशों का सीजन नहीं होता तो तब वहाँ पे भी आपको फील होता है मानसून, लेकिन इस तरह का फीलिंग बिल्कुल नहीं होती जिस तरह की आपकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। आज हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। सबसे पहली स्टोरी से हम आगाज करते हैं, जो कि ये है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। 26 जून से लेकर 1 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून बारिशों से होने वाले जानी नुकसानात के हवाले से जानी और माली नुकसानात कितना हुआ है उस हवाले से ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इस अरसे के दौरान मुल्क भर में बारिशों से मुतल्लिक मुख्तलिफ हादिसात में 126 अफराद जाँ बहक जबकि 404 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 55 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 26 बच्चे शामिल हैं, जबकि पंजाब में 47 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात है, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। और 295 अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिनमें 68 बच्चे भी शामिल हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सिंध की, तो वहाँ 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। और बलूचिस्तान में 8 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए। मजीद एनडीएमए के मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुतासर अफराद के लिए 75 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए, जबकि गर्मी की शिद्दत से निपटने के लिए 333 हीट वेव्स कैंप्स भी लगाए गए, जहां 2203 अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गई। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 4 रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए 9 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 5 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी जो गजल ने आपको बताई। और ये एक न्यू नॉर्म है हमारे यहाँ। कोई भी वेदर आता है, कोई भी सीजन आता है, तो उसमें जिस तरह से ये जो लोग जाबाक होते हैं, ये खदशात बढ़ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सैलाब हो, बारिशें हों, तूफ़ान हों, बिजली का गिरना हो, हमारे यहाँ ये नुकसानात होते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के नुकसानात नहीं होते। और जितने लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक पाकिस्तान में जाँ बाग हुआ। अगर ये किसी और मुल्क में होता तो शायद वहाँ पे बहुत सारे लोग इस्तीफ़ा भी दे के अपने घर चले जाते कि ये हमारी गलती है, ये हमारी नेग्लिजेंस है। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर है, कोई मसला ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ेगा कि 100-150 लोग जाँ बाग हो जाएँ तो उसका कोई मसला नहीं होता। उसके बाद रिलीफ कैंप्स की खबरें आती हैं, हमने रिलीफ कैंप लगा दिया, हमने 9 लोगों को बचा दिया, हमने 2 लोगों को बचा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ये शख्स सवाल नहीं करता कि ये जो सैकड़ों लोग जाँ बाग हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। डेफिनेटली आपकी इंतज़ामिया है, डेफिनेटली आप लोग हैं। आप पूरे साल में क्या कुछ करते रहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई डिज़ास्टर सिचुएशन होती है तो वो होने के बाद, तमाम तर हलाकतें होने के बाद आपको ये समझ आती है और ये अकल आती है कि हमने अब रिलीफ कैंप्स लगाने। ख़वातीन नुज़ात, आगे बढ़ते हुए एक और बुरी खबर है मेरे पास पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी के लिए। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की मुहिम सिर्फ एक मेडल के साथ खत्म हो गई। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खेलों में 21 एथलीट भेजे थे, लेकिन मेडल सिर्फ एक हाथ आया, जो बॉक्सिंग के खवातीन मुकाबलों में फातिमा जहरा ने हासिल किया। ये 1998 के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तान ने सिर्फ एक मेडल जीता। 1998 में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता। 1990 में पाकिस्तानी दस्ता कोई मेडल नहीं जीत सका। और यूं ये पिछले 36 सालों में पाकिस्तान की खराब तरीन कॉमनवेल्थ गेम्स कारकर्दगी का शाखसाना है। शाह हुसैन शाह और अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद तस्वर किया जा रहा था, लेकिन दोनों एथलीट्स की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। वाज़ेह है कि 4 साल कबल
बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड समेत 7 मेडल हासिल किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लासगो में पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल ही जीत सका। बिल्कुल जी, ये है कि थोड़ी सी मायूस कारकर्दगी रही है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। वापस रिपीट करें, बहुत ज़्यादा कितनी बार रिपीट करूं, 3 बार। बहुत ज़्यादा मायूस कारकर्दगी रही है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी अरशद नसीम के साथ भी, लेकिन नहीं हो पाया। आप देखें कि नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अच्छी मेहनत करें, अच्छा सिला दें और इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन बाज़ औक़ात हो भी जाता है ना। हम क्या और 36 साल से हो रहा है गजल। प्रॉब्लम आप जैसे लोग हैं जो कहते हैं बाज़ औक़ात हो जाती है, 36 साल से हो रहा है और आप कहते हैं बाज़ औक़ात हो जाता है। देखिए, मैं तो बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, नून लीग से ताल्लुक तो नहीं है, मुझे चीज़ का बैलेंस करना है, इस चीज़ को समझे आप। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको बताते हैं पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात में वाक़ई दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर गिरने वाले बर्फानी तौदे के नतीजे में आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी नयाद नेपाली कोहपेमा निर्मल परजा समेत 10 कोहपेमाओं की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। निर्मल परजा की कंपनी एलीट एक्सपीडिशंस ने बयान में ये कहा है कि इंतहाई दुख और भारी दिल के साथ इस बात की हम तस्दीक कर रहे हैं कि 43 साला निर्मल परजा जमेरात को ब्रॉड पीक पर गिरने वाले बर्फानी तौदे में जान की बाजी हार गए हैं। बाद उनके बड़े भाई कमल परजा ने भी इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि निर्मल की याद हमेशा उनके साथ रहेगी और उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान के कराकरम सिलसिले में वाक़ 8,047 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक पर हादसे के वक्त निर्मल परजा एक बैनुल-अक़वामी मुहिम की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में अमेरिका की मिलौरी गैस, ओमान की नज़ीरा अहमद अब्दुल्ला अल हारसी और नेपाल के पुर बहादुर गुरुनंग भी शामिल थे, जबकि दीगर लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें मुसलसल कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म ने भी निर्मल परजा समेत 6 नेपाली और 4 गैर मुल्की कोहपेमाओं की हलाकत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि उन तमाम कोहपेमाओं की बहादुरी, अज़्म और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बरतानिया के शहजादा विलियम ने भी निर्मल परजा की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा है कि उन्होंने बरतानवी फौज में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं और बाद में दुनिया के अजीम तरीन कोहपेमाओं में अपना नाम बनाया। निर्मल परजा की अगर बात की जाए तो 2019 में उस वक्त आलमी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे जब उन्होंने दुनिया की 14 बुलंद तरीन 8,000 मीटर से जायद बुलंद चोटियों को सिर्फ 189 यानी कि 189 दिन में सर करके 7 बरस से जायद पुराना आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उनकी गैर मामूली कामयाबी पर मबनी नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म पीक्स 14 नथिंग इज इम्पॉसिबल ने भी उन्हें दुनिया भर में मजीद मकबूल बनाया। एग्जैक्टली जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है जो कि गज़ल ने इस वक्त आपके साथ शेयर की और यकीनी तौर पे नेपाल में और यूके में जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी फैमिली है, वो इस वक्त एक दुख की फ़ज़ा है वहाँ पे। लेकिन ये इस तरह की एक्सपीडिशन में आपको कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन मिल जाती है और ये किसी का कसूर नहीं होता। जिस तरह से पहली स्टोरी में हम कह रहे थे ना कि यहाँ पे कुछ इंतजामात होते हैं, लेकिन जब आप किसी एक्सपीडिशन में जा रहे हैं, वहाँ पे बर्फानी तोदा आ गया तो उसमें ना पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कुछ कर सकती हैं ना दुनिया भर की अथॉरिटीज़ कुछ कर सकती हैं। और ये एक क्या कह सकते हैं कि कुदरती आफत थी और उस कुदरती आफत के नतीजे में ये तमाम जो बड़े नाम थे एक्सपीडिशन की दुनिया में वो अब उनकी हलाकत की खबरें आ रही हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं और एक ऐसा मंजरनामा पेश करते हैं जो कि आपको थोड़ा सा मुस्तकबिल में ले जाएगा। दुनिया भर में 6G मतलब कि 6G मोबाइल नेटवर्क पर तहकीक जारी है, क्योंकि हम अभी तक 5G पे हैं, 5G पे हैं, कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों और अशिया और उनकी नकलो हरकत को भी महसूस करने की सलाहियत रख सकती है। इस नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन और मुख्तसर अगर इसकी बात की जाए तो ISAC कहा जाएगा। ये निज़ाम 6G के आलमी फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है, जिसे IMFT 2030 कहा जा रहा है। बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने भी इसे आइंदा नस्ल के मोबाइल नेटवर्क्स के अहम मुमकिना इस्तेमाल में शामिल किया गया है। और इस वक्त के मोबाइल नेटवर्क्स बुनियादी तौर पर फ़ोन कॉल्स, पैगामात और इंटरनेट डाटा की तरसील के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन AC टेक्नोलॉजी के तहत मुस्तकबिल के नेटवर्क्स जिसमें रेडियो सिग्नल्स का तज्जिया भी कर सकेंगे, जबकि ये सिग्नल लोगों, गाड़ियों, दीवारों और दीगर अशिया से टकरा कर
वापस आएंगे तो निज़ाम इनकी बुनियाद पर किसी चीज़ की जगह, फासला, रफ्तार और हरकत का अंदाज़ा लगा सकता है। इस तरीक़ेकार को रेडार जैसी टेक्नोलॉजी से भी तशबीह दी जा रही है। तहकीकी मंसूबों में ये भी दिखाया गया है कि रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए नहायत मामूली जिस्मानी हरकत जैसे कि सांस लेने के दौरान सीने की हरकत का भी पता लगाया जा सकता है। और बाज़ जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें बगैर किसी जिस्मानी सेंसर के सांस की निगरानी करने के इम्कानात का जायज़ा भी लिया जा रहा है, जबकि इससे पहले रेडियो सिग्नल्स की मदद से दीवार के दूसरी जानिब मौजूद अफराद की मौजूदगी, सांस और दिल की धड़कन का अंदाज़ा लगाने के तजुर्बात भी किए जाएंगे। ताहम माहिरीन वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहते हैं कि तमाम सलाहियतें अभी तहकीक के मरहले में, और ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल के तमाम तिजारती 6G नेटवर्क्स में ये सहूलियात लाजमी तौर पर मौजूद होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ मौजूद इनमें से ज़रूर होंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो हम 4G पे हैं, अब 5G पे भी आए हैं। 4G सही से उस तरह से अभी तो हम चल नहीं रहा। 5G पे उस तरह से नहीं आए। 5G पे हाँ नहीं आए अभी। 4G नहीं सही से चलता, 5G आए उसके बाद फिर 6G की बात होगी, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि इसके ऊपर अभी तहकीक जारी है। सो जी, ये थी हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से दूसरा मरहला था, वो भी कंप्लीट हो गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तों पर कल पोलिंग मुकम्मल होने के बाद नताइज सामने आ चुके हैं। कई हलकों में सख्त मुकाबला देखने में आया। बास मकामात पर तसादुम, फायरिंग और धांधली जैसे इल्जामात भी सामने आए, जबकि एक हलके में खराब मौसम के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। तो दूसरी जानिब मुहाजिरीन की मुतअद्दिद नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल कर ली है। मजीद इस मुतालिक अब बात करेंगे। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं फवाद अब्बासी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फ्राम मुजफ्फराबाद। फवाद, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन हुए हैं, इनकी प्रॉपर डिटेल्स से हमें आगाह कीजिएगा, और स्पेशली टर्न आउट कैसा रहा, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो दरना की शुरका रावलाकोट में मौजूद हैं, मीरपुर जा रहा था कि उस तरह का टर्न आउट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे किस तरह का टर्न आउट रहा? सबसे पहले शुक्रिया। मुजफ्फराबाद की टोटल जो डिवीजन की 9 सीटें थी, जिसमें से 8 सीटों के ऊपर जो इंतखाबात हैं उसका अमल रात ये जो मुकम्मल हो चुका है। एक सीट है जो बारिश की वजह से और लाइन स्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर हमला ना पहुंच सका। वो जो रिजल्ट है उसका जो पोलिंग है वो 4 अगस्त को दोबारा होगी। अब जो टर्न आउट की बात है तो 40+ रहा मुजफ्फराबाद में टर्न आउट, लेकिन जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की बात करूँ तो बिलखसूस जो कंपटीशन था वो मुजफ्फराबाद सीटी की पोस्ट और जो सीट है और उसके साथ साथ जो हल्का खावड़ा की सीट है, इसके ऊपर कंपटीशन देखने में आया। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी कितनी सीटों पर मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है और पीपल्स पार्टी को? जो मुजफ्फराबाद में इस वक्त मुजफ्फराबाद से 5 सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी है, और मुहाजिरीन की 10 सीट के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बढ़तरी हासिल की है। अब और अलग जो मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन को लेके चले तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर दोनों डिवीजन के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून है वो अक्सरियत में मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वो इस वक्त जो वो मुहाजिरीन को मिला के 9 सीट टोटल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जबकि दूसरी तरफ आज जो कल के जो इलेक्शन हुए उसमें मुतअद्दिद जगह से जो वाक़ात हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हल्का खावड़ा का जो इंतहाई, इससे कबल भी हमने डिस्कस की तरह इंतहाई 7 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स जहाँ बाक हुआ। उसके साथ साथ दूसरा जो उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ अकबर, उनके ऊपर भी हमला हुआ, वो भी जख्मी हुए। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान से एक MNA आए हुए थे उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनके बाजू में भी गोली लगी। ये छोटे मोटे जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फवाद के ये जो मुजफ्फराबाद के हल्का है, मतलब पूरा डिवीजन है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास काफ़ी बड़े कद-काट के लोग मौजूद हैं, जिसमें शाह गुलाम कादिर हैं, फिर राजा फारूक हैदर हैं। स्पेशली अगर साकिब मजीद की बात कीजिए तो वो भी MC छोड़ के मुस्लिम लीग नून में आए थे, वो भी कामयाब हो चुके हैं। सो धांधली के इल्ज़ामात जिस तरह से मीरपुर डिवीजन में लगे थे, क्या यहाँ पे भी उसी तरह के इल्ज़ामात सामने आ सकते हैं? यहाँ पे पीपल्स पार्टी रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी? जी बिल्कुल। कल दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो धांधली के इल्जामात हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके लगाए थे। कभी कभार जो कमर जमान कायरा साहब की तरफ, फिर रफीक नैयर साहब की तरफ से जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी तरफ से इल्जामात लगाए थे। कहीं पोलिंग अमला नहीं पहुंच रहा, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है जो इनके एजेंट्स थे, और कहीं बैलेट पेपर भी सामने लाए गए कि एडवांस से ही जाली मोहरे लगा के बैलेट पेपर डालने की कोशिश की जा रही है। अब जो मुजफ्फराबाद की अपनी बात की डिवीजन की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर शाह गुलाम कादिर वो अपने हल्के से जीत चुके हैं। इसी तरह
फारूक हैदर साहब भी तकरीबन 2500 की लीड से जो है वो जीते हैं। खाको मजीद की बात करूं, उनके मुकाबले में असद राज से जो जीत रहे थे वो कायम सदर भी थे लतीफ अकबर, वो ये बड़ा अपसेट है कि वो हार चुके हैं। खाको मजीद मुसलसल 3 दफा जो इलेक्शन आ रहे हैं और चौथी दफा वो इस दफा मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। मुजफ्फराबाद डिवीजन की भी बात करूं तो इस वक्त 2 नए चेहरे जो हैं वो कानून साज असम्बली में मुंतखब होकर आए। मुजफ्फराबाद सिटी से मुख्तार अहमद खान जो है वो भी इफ्तिखार गिलानी को हरा कर जो इस दफा असम्बली की नशिस्त जीत कर वो मेंबर असम्बली बने। सही। अच्छा फवाद, ये मुझे बताएं, पहले मरहले की जब हम बात करते हैं तो तब वहां पर मुस्लिम लीग नून को 9 और पीपल्स पार्टी को 4 सीट्स मिली थी। अभी के भी नताइज आपने बता दिए, लेकिन कैंपेन के हवाले से भी हमने देखा कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, बहुत सारी शिकायत भी आ रही थी। अब आपको क्या लग रहा है जब तीसरा मरहला होगा, क्योंकि अब तो कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं करी नताइज को, तो क्या बॉयकॉट कर सकती है वो तीसरे मरहले का भी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज उसकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसके बाद ही इसका अगला लाएमो लगा, लेकिन जो हमारे जराए जब हमने बात की, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर से हमारी बात हुई थी, वो भी एग्री की, वो भी जो है वो बाइकाट की तरफ नहीं जा रहे, वो इलेक्शन में ही जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम की जानिब से जो तीसरे मरहले का बाइकाट का प्रॉपर जो है वो ऐलान किया गया है। अच्छा, जो नेक्स्ट मरला है जिसका जिक्र किया है गजल ने, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पुंछ डिवीजन की बात की जाए तो उसको अगर बाइफरकेट कर लें, एक बाग को देख लें, दीरकोट को, वस्ती बाग है, गरबी बाग है, इनमें तो शायद इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो पुंछ का एग्जैक्टली वो इलाका है जहाँ पे इस वक्त धरना हो रहा है, रावला कोट की बात कर लें, फिर मंग की बात कर लें, आज़ाद पतन की बात करें, थोड़ाड़ की बात करें, त्राड़खल की बात करें, तो फवाद आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? वहाँ पे इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, मुलतवी होने के खदशात हैं, क्या कुछ होगा? चीफ इलेक्शन की जानिब से ये भी कहा गया था कि चंद दिन कबल के 10 अगस्त को इलेक्शन हर सूरत होंगे, जिसमें अगर बहुत ही ज्यादा कुछ सूरत खराब रही तो वो सिर्फ रवला कोट के 2-3 हल्का जात हैं, जिसमें आबादपुर है, रवला कोट है और रवला कोट शहर के 3 हल्का जात के ऊपर जो इलेक्शन नहीं हो सकते। बाकी बाग, दीरकोट, शर्की बाग, गरबी बाग, इन हल्का जात में जो 10 अगस्त है उसकी के ऊपर, उस टाइम के ऊपर इलेक्शन हो जाए। सही। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ कश्मीर फवाद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे दूसरे मरहले के हवाले से। यहाँ पर अब लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। स्टे विद अस।